हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जीके पढ़ने का एक तरीका ये है कि आप पूरा लुसेंट बुक उठाएं। दूसरा ये है कि आप जो एग्ज़ाम में पूछा गया उन सभी सवालों को पढ़ें। प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ना वो स्मार्ट तरीका हो गया, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट मेथड करिए। जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उन सभी सवालों को पहले पढ़िए। पहला सवाल है नंदा देवी पर्वत। अगर हम लोग नंदा देवी पर्वत की बात करें तो ये है आपको उत्तराखंड में, लेकिन वहीं पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको कि 1988 में, माफ़ करिएगा यहाँ गलती लिखा गया, 1988 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। किसको? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? 1988 में। अगला है श्रीनगर और लेह। श्रीनगर और लेह इस दोनों को जो जोड़ने वाला दर्रा है वो है जोजिला दर्रा। क्या नाम है? जोजिला दर्रा। किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर लेह को। श्रीनगर लेह को जोड़ने वाले दर्रा का नाम क्या है? जोजिला दर्रा। अब इसको याद ऐसे रख सकते हैं, जोजिल श्रील, श्री से हो गया श्रीनगर, ल से हो जाएगा लेह, तो ऐसे याद रखें, जोजिल श्रील। अगला है धौलाधर और पिरपंजाल। धौलाधर और पिरपंजाल, इसके बीच में एक घाटी का नाम है कुल्लू घाटी। क्या नाम है? कुल्लू घाटी। किसके बीच में है? तो धौलाधर और पिरपंजाल के बीच में। वहीं अगर हम लोग सिपकिला दर्रा की बात करें, सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अगर सतलज नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो तिब्बत के अराकास्ताल से ये उद्गम होती है और हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। एक है, हम लोग जहाँ देखते हैं ऐसे, अगर इधर देखें तो केरल दिखता है और इधर तमिलनाडु, इस दोनों को जोड़ने वाला एक दर्रा है। क्या नाम है उसका? पालघाट दर्रा। क्या नाम है? पालघाट दर्रा। ये जो है केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ती है। ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, दोबारा पूछे जाने का पूरा पूरा चांस बनता है। अगर हम लोग इस तरह से मैप देखें ये इंडिया का, तो इधर आपको केरल और इधर तमिलनाडु। केरल में है आपका कालीकट और तमिलनाडु में बात करें तो आपका है पुलिकट। याद रखिएगा इस तरह से, कालीकट केरल में और पुलिकट तमिलनाडु में। एवरेस्ट, एवरेस्ट जिसको कि नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। अगर हम लोग एवरेस्ट के उत्पत्ति की बात करें तो एवरेस्ट के जगह पर टेथिस सागर हुआ करता था, जो कि आगे चल कर के एक पर्वत श्रृंखला बन गया, जिसके सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। एवरेस्ट जिसको कि नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। एवरेस्ट की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो वो है 8848 मीटर, लेकिन इसको आप फीट में भी याद रखें, 29,000 फीट। किसका? एवरेस्ट की ऊंचाई। और यदि हम लोग, ये एवरेस्ट आपको नेपाल में है। अगर हम लोग भारत के सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन, जो कि विश्व का भी दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला है, आप हिमालय इस तरह से देखते हैं, ये हिमालय है, लेकिन हिमालय का जो सबसे पूर्वी चोटी है, जैसे एवरेस्ट भी एक चोटी है, केटू ये भी एक चोटी है, लेकिन हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी की बात करें तो वो है नमचा बड़वा। क्या नाम है? नमचा बड़वा। क्या है ये नमचा बड़वा? तो हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी है। किनके बीच में है? तो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है नमचा बड़वा। क्या है ये? तो हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी है। अभी तुरंत हम लोग बात किए थे कि भारत का जो सर्वोच्च चोटी है वो है केटू गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? केटू गॉडविन ऑस्टिन। ये किस श्रेणी में आता है? तो काराकोरम में आता है। जैसे सबसे उधर की बात करें तो ट्रांस होता है, फिर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, इस तरह से। तो वहीं पर केटू गॉडविन ऑस्टिन की बात करें तो ये आपको काराकोरम श्रेणी में है। और याद रखिएगा ये केटू की ऊंचाई जो है वो 8611 मीटर है। वहीं पर एवरेस्ट की बात करें तो 8848 मीटर है। आगे कुछ सवाल आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में कुछ पर्वत हैं। कौन कौन? उत्तराखंड में कुछ पर्वत हैं, कौन कौन सा? कामेत, नंदा देवी, नागतिबा।
ये सभी उत्तराखंड में है। कामेत, नंदा देवी और नागतिबा। फिर से कामेत, नंदा देवी और नागतिबा। नंदा देवी में ही जो है ना ये कुमाऊँ की जनजातियाँ रहती हैं। और वहीं पर अगर महाभारत पर्वतमाला की बात करें, महाभारत पर्वतमाला की बात करें तो ये नेपाल में है। कौन सा पर्वतमाला? महाभारत पर्वतमाला कहाँ है? नेपाल में। यहाँ से एक सवाल आप याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि नागतिबा और महाभारत पर्वतमाला ये किस हिमालय का हिस्सा है? तो याद रखिएगा निम्न हिमालय का। नागतिबा जो उत्तराखंड में है, वहीं महाभारत पर्वतमाला जो नेपाल में है, ये दोनों किस हिमालय में है? तो याद रखिएगा निम्न हिमालय में। ये जो हम लोग इस तरह से इंडिया देखते हैं, और ये आपका पूर्वी घाट होता है और ये आपका पश्चिमी घाट होता है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। सह्याद्री का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि इसका हिमालय से कोई लेना देना है, नहीं। सह्याद्री का मतलब होता है पश्चिमी घाट, जो कि पश्चिमी घाट जो कि 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है उत्तराखंड से तमिलनाडु तक, माफ़ करिएगा, गुजरात से तमिलनाडु। तो इसको भी सह्याद्री को 3 भागों में बांट दिया है। एक है उत्तरी सह्याद्री, फिर है मध्य सह्याद्री और फिर है दक्षिणी सह्याद्री। अगर हम लोग उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो गुजरात के ताप्ती नदी से कर्नाटक के मालप्रभा नदी तक, मालप्रभा का उद्गम स्थल कर्नाटक में ही है। तो गुजरात के ताप्ती नदी से कर्नाटक के मालप्रभा नदी तक आपका उत्तरी सह्याद्री हो गया। और फिर कर्नाटक के मालप्रभा नदी से पाल घाट तक ये आपका मध्य सह्याद्री हो गया। और फिर पाल घाट से दक्षिणी सह्याद्री जो है वो दक्षिणी पाल घाट से कन्याकुमारी तक जो है वो आपका दक्षिणी सह्याद्री हो गया। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आप इसको ध्यान में रखें कि ये जो पश्चिमी घाट है वो गुजरात से शुरू होकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है 1600 किलोमीटर में। आगे है, अगर हम लोग यहाँ बात करें इस चीज़ को, हम तो आपको पहले भी बता दिए हैं, गुजरात से जो शुरू होता है इधर वो सतपुड़ा की श्रेणी है, और इधर जो होता है अरावली है। फिर यहाँ से जो शुरू होता है उसका नाम विंध्याचल है, और फिर इसके नीचे जो इधर शुरू होता है वो पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी शुरू होता है, लेकिन डायरेक्ट सतपुड़ा श्रेणी नहीं शुरू हो जाता है। सतपुड़ा श्रेणी से पहले आपका राजपीपला पहाड़ी है। सतपुड़ा से पहले कौन सा है? राजपीपला। सतपुड़ा के बाद है महादेव, सतपुड़ा के बाद है महादेव, महादेव के बाद है मैकाल, और मैकाल के बाद है छोटा नागपुर पठार। तो इसको आप याद रखें, राजपीपला पहाड़ी, सातपुड़ा मतलब सतपुड़ा, और फिर महादेव, मैकाल, और फिर छोटा नागपुर पठार। फिर से राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी, सतपुड़ा और महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर पठार। यहाँ से एक चीज़ याद रखना है कि सोन नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों जो नदी निकलती है वो मैकाल के ही अमरकंटक से निकलती है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है। कौन कौन सी नदी? सोन नदी और नर्मदा नदी। वहीं पर अगर हम लोग देखें सतपुड़ा से जो है एक नदी निकलती है, उसका नाम है ताप्ती नदी। और ये जो नर्मदा नदी है और यहाँ से जो ताप्ती नदी है, ये दोनों गिरती है अरब सागर में। याद रखिएगा, इसी सतपुड़ा को ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत। और सतपुड़ा की रानी जो है पंचमढ़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पंचमढ़ी को। पंचमढ़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। फिर से बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं, राजपीपला पहाड़ी, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर पठार। सतपुड़ा श्रेणी से जो निकलने वाली नदी है वो ताप्ती नदी है। सतपुड़ा को ही ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। उसके बाद मैकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से निकलती है नर्मदा नदी। वहीं पर सतपुड़ा के रानी की बात करें तो वो है पंचमढ़ी।
पंचमढ़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए हम आपको यहाँ पर दोबारा क्लियर करके बता दिए। आगे है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। जैसे हम लोग बोलते हैं भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र इस तरह से होता है, तो दक्षिणी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनायमुड़ी। क्या नाम है? अनायमुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। जबकि यदि हम लोग दक्षिण भारत के दूसरे सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर है। अब देखिए, जैसे हम लोग बोले थे पश्चिमी घाट इस तरह से चलते हुए आ रहा है। पश्चिमी घाट जो है इस तरह से चलते हुए आ रहा है, इसको सह्याद्री बोलते हैं। तो चलते चलते यहाँ पर जो है एक पहाड़ी का नाम दिया गया है अन्नामलाई पहाड़ी। क्या नाम दिया गया है? अन्नामलाई पहाड़ी। और इसी पहाड़ी पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामुडी। क्या नाम है? अन्नामुडी। तो यही जो है सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी भारत की। अगर हम पूछें कि अन्नामुडी किस जिला में किस राज्य में है, तो याद रखिएगा केरल में है। और अन्नामलाई पहाड़ी जो है उस पर ही कार्डामोम की पहाड़ी भी है। और इसके यदि हम लोग उत्तर में जाएं तो हम लोग को नीलगिरी पहाड़ी मिलती है। और नीलगिरी पहाड़ी का इस पश्चिमी घाट से कोई लेना देना नहीं है। नीलगिरी पहाड़ी आप इसका हिस्सा जो है केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है और कर्नाटक में भी है। और इसी नीलगिरी की जो एक चोटी है दोदा बेटा, जिसको कि दक्षिणी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी कहा जाता है। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। इस तरह से ये आपका इंडिया है। यहाँ से आपका पश्चिमी घाट चला है। इसी पश्चिमी घाट जिसको कि सह्याद्री बोलते हैं, यहीं पर एक है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी पर एक चोटी है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी जो कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें 2695 मीटर है। इसके उत्तर में यहाँ पर आपको नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी पर दोदा बेटा एक चोटी है जो कि दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 2637 मीटर है। और ये जो है अन्नामुड़ी जो चोटी है वो केरल में है। वहीं पर नीलगिरी पहाड़ी जो है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों में फैला हुआ है। पालनी पहाड़ी याद रखें ये तमिलनाडु में है। पालनी पहाड़ी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। अगला सवाल है अराकान योमा। ये एक पर्वत श्रेणी है। ये कहाँ पर है? म्यांमार में है। ये अराकान योमा भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करता है। अराकान योमा कहाँ है? म्यांमार में है। वहीं पर सुलेमान श्रेणी की बात करें या फिर साल्ट रेंज की बात करें तो ये है पाकिस्तान में। क्या क्या हमने नाम बोला? सुलेमान श्रेणी और साल्ट रेंज, ये दोनों कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। वहीं पर अराकान योमा की बात करें तो ये आपको म्यांमार में है। महेंद्रगिरी एक पहाड़ी है और एक जगह है जो कि उड़ीसा में भी है और तमिलनाडु में भी है। जब भी महेंद्रगिरी का नाम आता है तो इसके साथ में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये एक जगह भी है और एक पहाड़ी भी है, ये दोनों जगह है। अगर हम लोग भारत के सबसे बड़े कृत्रिम झील की बात करें, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करें तो वो है हिमाचल प्रदेश में। और उस झील का नाम है गोविंद सागर झील। इसका जो निर्माण हुआ है भाखड़ा बांध के कारण हुआ है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो याद होना चाहिए भाखड़ा बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा बांध के कारण किस झील का निर्माण हुआ है? तो गोविंद सागर का, जो कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। गोविंद सागर झील कहाँ पर है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। बैकाल झील जो है वो रूस में है। बैकाल झील कहाँ पर है? तो रूस में है। वहीं राणा प्रताप सागर ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। हम लोग यहाँ पर पूर्वांचल पर्वतमाला की बात करें, पूर्वांचल का मतलब
ये इस तरह से जो आपका फैला हुआ है वह हिमालय ये। तो पूर्वांचल पर्वतमाला का हिस्सा क्या क्या कह सकते हैं? खासो, गाड़ी, जयंती, नागा, पटकाई, लुसाई पहाड़ी, ये सभी जो है पूर्वांचल पर्वतमाला का हिस्सा है। कौन कौन सा? खासो, गाड़ी, जयंतिया ये जो है आपको मेघालय का भाग है। पटकाई, लुसाई ये सभी जो है पूर्वांचल पर्वतमाला का हिस्सा है। अगर हम लोग शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर है। और शिव समुद्रम ये है कहाँ? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में मांड्या एक जिला है, कर्नाटक में मांड्या एक जिला है, वहीं पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो कर्नाटक के कुर्ग जिला में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। तो ऐसा आप कह सकते हैं, शिव के लिए जो कांवड़ उठाता है लोग, शिव के लिए जो कांवड़ उठा के जाता है लोग, वो असल में नाटक कर रहा होता है। वो उसकी भक्ति नहीं बल्कि उसका नाटक है। ये आप ट्रिक के लिए इसको आप ऐसा बना सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा दिन तक याद रखने में मदद करेगा कि शिव के लिए, भगवान शिव के लिए जो कांवड़ उठाता है वो कुछ नहीं, वो एक नाटक है। तो शिव से हो जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात। किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। और किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। भारत में श्रेणी जो हैं वो हिमालय के 4 श्रेणी हैं। उसमें से जो काराकोरम पर्वतमाला जो है उसमें 4 हिमनद, 4 ग्लेशियर मुख्य रूप से याद रखें। बलतोड़ा, बियाफो, सियाचिन, हिस्पार। बलतोड़ा, बियाफो, हिस्पार, सियाचिन ये सभी जो है हिमनद किस में हैं? तो काराकोरम पर्वतमाला में आते हैं। अगर हम लोग भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर की बात करें तो वो है सियाचिन ग्लेशियर। एग्जाम में पूछा हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे विशाल ग्लेशियर है भारत का, जो काराकोरम पर्वतमाला में आता है। इसके अलावा बलतोड़ा, बियाफो, सियाचिन, हिस्पार। बलतोड़ा, बियाफो, सियाचिन, हिस्पार। बलतोड़ा, बियाफो, सियाचिन, हिस्पार ये सभी ग्लेशियर हैं काराकोरम पर्वतमाला के। भारत के यदि सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो वो है कुंचिकल। कुंचिकल जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। वहीं पर यदि हम बात करें जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ये अगर कुंचिकल जलप्रपात ऑप्शन में नहीं है तब आप जोग या गरसोप्पा को ही मानेंगे कि सबसे ऊंचा ये जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 253 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 253 मीटर है। और यदि हम बात करें जोग या गरसोप्पा जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है और ये भी कर्नाटक में ही है। यानी कि कुंचिकल ये भी कर्नाटक में है, जोग या गरसोप्पा ये भी कर्नाटक में ही है। कुंचिकल ये भी कर्नाटक में है, जोग या गरसोप्पा ये भी कर्नाटक में ही है। आगे है आपका यन्ना जलप्रपात। यन्ना जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। यन्ना जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। यन्ना जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। ऐसे भी आप यन्ना में देखिए न, नर्मदा में भी देख लीजिए न, तो यन्ना जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर है। अगर भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी की बात करें तो वो है अरावली। गुजरात से जो शुरू होता है दिल्ली तक जो जाता है उसी का नाम है अरावली। ये जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। और इसी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, राजस्थान के सिरोही जिला में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगला सवाल है चिल्का झील, जिसको कि लेगुन झील बोला जाता है। लेगुन झील में चिल्का झील का नाम आता है जो कि उड़ीसा में है और इसका जल कैसा है? तो खारा है। नीलगिरी पहाड़ी जो है, जैसा कि हमने आपको बताया, नीलगिरी पहाड़ी जो है वो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सबको जोड़ता है। तो नीलगिरी पहाड़ी भी जो है वो पूर्वी और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ देता है। कुंभ मेला भारत में
टोटल 4 जगहों पर लगता है। कहाँ कहाँ? इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। कुंभ मेला प्रत्येक 12 साल में एक बार लगता है और 4 जगहों पर कहाँ कहाँ लगता है? इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और फिर गोदावरी नासिक। नासिक गोदावरी नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो नासिक के ही त्र्यंबकेश्वर से होता है। हम लोग जो कैलाश पर्वतमाला बोलते हैं, कैलाश पर्वतमाला में ही जो है मानसरोवर झील है। कैलाश पर्वतमाला में मानसरोवर झील है और इसी मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। फिर से, कैलाश पर्वतमाला जो कि तिब्बत में है, कैलाश पर्वतमाला में मानसरोवर झील है और इस मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगर हम पूछें कि कैलाश पर्वतमाला जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है या काराकोरम का हिस्सा है, तो याद रखिएगा कैलाश पर्वतमाला जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का भाग है। कैलाश पर्वतमाला जो है वो ट्रांस हिमालय का भाग है और इसी पर्वतमाला में मानसरोवर झील है जहाँ से कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत में सबसे अगर गंदे नदी की बात करें तो वो है यमुना नदी। यमुना नदी जिसको कि खुला नाला भी कहा जाता है। यमुना नदी को क्या कहा जाता है? तो खुला नाला। वहीं पर बिहार के शोक की बात करें तो उसका नाम है कोसी नदी। कोसी नदी को क्यों कहा जाता है शोक? क्योंकि ये अपने मार्ग में सबसे ज़्यादा अपना रास्ता बदलने वाली नदी है कोसी नदी और इसके वजह से बिहार में प्रायः बाढ़ आते ही रहता है। उसी तरह से बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकल करके हुगली नदी में जा कर के मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकल करके हुगली नदी में जा कर के मिल जाती है। अगर हम लोग गंगा की बात करें तो गंगा एक नदी से नहीं बल्कि भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जब देवप्रयाग में आपस में मिलते हैं तो उसका नाम गंगा दिया जाता है। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों जब देवप्रयाग में आपस में मिलते हैं तो उसको गंगा कहा जाता है और यही गंगा जो है पश्चिम बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अगर बात करें अमरकंटक की चोटी से, ताप्ती की बात करें सतपुड़ा श्रेणी से, दामोदर की बात करें तो छोटा नागपुर पठार से। ये सभी नदी जो है वो अपभ्रंश घाटी से बहती है। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदी ये सभी जो है अपभ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। कौन कौन सा? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर अपभ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस नदी पर है? तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पर है। याद कैसे रखना है? देखिए, विजय निश्चित है जब कृष्णा साथ में हो। विजय निश्चित है जब कृष्णा साथ में हो। तो विजय से हो जाएगा विजयवाड़ा और कृष्णा से हो जाएगा कृष्णा नदी। आगे है बंदरगाह। कांडला बंदरगाह की बात करें तो भारत के आज़ादी के बाद सबसे पहला इसी बंदरगाह को तैयार किया गया था, क्योंकि कराची जो है वो बंदरगाह पाकिस्तान में चले जाने के बाद यहाँ एक बंदरगाह का होना अत्यंत अनिवार्य था। अब इसका यूज जो है पहले से होता आता था, लेकिन सबसे इसी को खोला गया बंदरगाह के रूप में। तो कांडला बंदरगाह, मंगलुरु, हल्दिया ये सभी प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कांडला, मंगलुरु, हल्दिया ये सभी प्राकृतिक बंदरगाह हैं। जबलपुर किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। जबलपुर किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। वहीं लाहौर की बात करें तो लाहौर रावी नदी पर है। लाहौर किस नदी पर है? रावी नदी पर है। जबकि जबलपुर किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। जबलपुर जो है वो मध्य प्रदेश में है। अगर हम लोग बंदरगाह की बात करें तो 13 जो वो बड़े बंदरगाह हैं और बाकी 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। 13 जो हैं वो बड़े बंदरगाह हैं और बाकी 200 बंदरगाह वो छोटे मोटे बंदरगाह हैं। भारत का अगर सबसे बड़ा ज्वारनदमुख कौन बनाता है, उसकी नदी की बात करें तो वो है हुगली नदी के मुहाने पर। हुगली नदी के मुहाने पर जो है
भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख बनता है। सोन और बेतवा, हालांकि गंगा नदी के सहायक की बात करें तो गोमती, घग्गर, यमुना, बहुत सारी इस तरह की नदियां हैं, लेकिन सोन नदी जो है वो दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदी है गंगा में। और जबकि बेतवा जो है वो गंगा यमुना के मिश्रण, गंगा यमुना के संगम पर बेतवा नदी जाकर के मिलता है, यानी कि बेतवा भी जो है वहीं पे जाकर के एक मिल जाती है नदी। तो साथियों ये सभी आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो हमने फालतू का बताया। फालतू का सवाल पढ़ने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। अतः इस बात का ध्यान रखें कि जो भी सवाल पढ़े हैं वो एग्ज़ाम में पूछा गया हो या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तभी उन सभी सवालों को पढ़ें। उसके पूछे जाने का तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।